प्यारे बच्चों, बड़े हो गए आप, है ना। बच्चों क्या ना, अजीब लगता है तुम लोगों को। सीयूईटी वालों, सिटी इंटीमेशन लेटर जारी होना शुरू हो गए हैं। जिनका एग्जाम 21, 22, 23 और 24 मई को है, उनका सिटी इंटीमेशन लेटर जारी हो चुका है। कल रात को लेट नाइट हुआ था। सबने चेक कर लिया होगा। उसके आधार पे आपको पता चल गया होगा कि आपका सिटी इंटीमेशन लेटर आया है या नहीं आया है, आपका एग्जाम इन तारीखों में है या नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर इन तारीखों में है आपका 21, 22, 23, 24, तो आपका केंद्र का शहर जो है वो पता आपको चल गया होगा। डेट आपको एग्जाम की पता चल गई होगी और शहर में झुंझुनू आया होगा। तो ये समझें कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के किसी भी सिटी में जो है आपका सेंटर दिया जा सकता है। पिछली बार बच्चों का सेंटर जो आया था वो पिलानी आया था। झुंझुनू का मतलब झुंझुनू शहर ना समझा जाए। ये जो लगभग एक सप्ताह या किसी के लिए 24 के बाद में होंगे, उनके लिए 2 सप्ताह या उससे कम समय, इसको हम कहेंगे कयामत का समय है बेटा। लगा दीजिएगा पूरी जी जान। जितने एफर्ट्स आपके पास हैं, जितनी ताकत आपके पास है, जितनी क्षमताएं आपकी हैं, उतना झोंक दीजिएगा बिना प्रभावित हुए भी। किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको मिसलीड करे, मिसगाइड करे, दिल्ली का माहौल खराब है, बड़े कॉलेज में गड़बड़ हो जाएगी, आपको यहीं लोकल में सुल्ताना पढ़ना है, बीए तो ऐसा ही प्राइवेट होता है, ऐसा ही रेगुलर होता है, चिड़ावा में क्या पढ़ाई नहीं होती, चिड़ावा में नहीं होती तो झुंझुनू चले जाओ। पढ़ाई के टाइम पे डिस्टरबेंस, इन चीजों से आपको जरा सा भी प्रभावित नहीं होना है। और आपको अपनी तैयारी जो अभी तक आपने 1 महीने 1.5 महीने के दौर में की है और लास्ट समय पे आके आप छोड़ देंगे तो बेटा जिंदगी भर के लिए बहुत कुछ खो देंगे और मलाल के सिवाय आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए 7 दिन का 10 दिन का समय जो है, इसमें भूल जाइए सब कुछ। अभी तक मैं ये कहता आ रहा था आपको कि आप तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, बीच में रेस्ट लें, एंजॉय करें, गाने सुने, वो करें, ये करें, 3 घंटा 4 घंटा। अब मैं ये कहता हूं कि अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करें। रिवाइज करें, जितनी बार आपसे रिवाइज हो सकता है उतना रिवाइज करें। और अगर आप रिवाइज करेंगे तो बेझिझक पेपर को करें, बिना डरे पेपर को करें, डर दिमाग से निकाल दें। क्योंकि कंपटीशन बड़ा है बेशक, लेकिन आप जैसे तैयारी करने वाले बच्चे सारे नहीं हैं। उसमें लगभग आधे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत कम तैयारी कर पाते हैं। इसलिए पूरी तैयारी के साथ कॉन्फिडेंट होकर आप सेंटर पे जाएंगे और अच्छे से अच्छा पेपर करने का प्रयास करेंगे। 50 क्वेश्चन आपके वहां पे आपको मिलेंगे हर पेपर में। आपके 4 पेपर हैं, आपके 5 पेपर हैं, जितने भी हैं, 50 में से 40 क्वेश्चन जो आपको करने हैं, शुरुआती 40 क्वेश्चन जो आप करेंगे उनको जांच किया जाएगा। माइनस मार्किंग है, इसलिए वही प्रश्न करें जिनमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं।
जहां प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तुक्का मारने की कोशिश ना करें। तुक्का मारने का मतलब यह है कि आपका -1 नंबर चला जाएगा। सही उत्तर का 5 नंबर और तुक्का मारने का -1 नंबर होगा अगर आपका प्रश्न गलत है। इससे अच्छा यह है कि आप छोड़ दें उस प्रश्न को, तो आपको 0 नंबर मिलेगा, दूसरे प्रश्न का नुकसान नहीं करेगा। इसलिए तुक्का ना मारें, तुक्के से प्रश्न सही नहीं होते हैं। और जहां भी बच्चे तुक्का मारते हैं वहां उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए आप पुराने बच्चों से पूछ सकते हैं जिन्होंने भी तुक्के मारे हैं बहुत ज्यादा, वो काफी हद तक नुकसान उठाए हैं। इसलिए अच्छे से अच्छा पेपर करें। अच्छी तैयारी है आपकी, हर विषय की अच्छी तैयारी है। जिस विषय को आप समझ रहे हैं कि अभी तक कमजोर है, तो आप 10 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, जितने भी दिन हैं आपके पास, उन दिनों में आप जो है उसको रिवाइज कर लें अच्छे से। जितनी बार हो सकता है कर लें। रात को 11 बजे तक पढ़ना है, रात को 12 बजे तक पढ़ना है, 2 बजे तक पढ़ना है, जितना आपकी बॉडी क्लॉक अलाउ करती है, जैसा आपका शरीर अलाउ करता है। उन चीज़ों को भूल जाइए कि सुबह उठ के जो है अच्छी पढ़ाई होगी, रात को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, ये फालतू बातें हैं। फिलहाल के लिए मैं इतना कहूँगा, जैसा आपका शरीर अलाउ करता है, जैसा आपका दिमाग अलाउ करता है, उस हिसाब से पढ़िए। अपने आप को फिलहाल अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने का समय हमारे पास नहीं है। फिलहाल जिस तरह से आप चल रहे हैं उसी तरह से चलें। अगर आपको लगता है कि हमको रात को अच्छा पढ़ पाते हैं, रात को हम नींद नहीं आ रही है, हम 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ पा रहे हैं, पढ़िएगा। 2 बजे बाद में सो जाइएगा, सुबह थोड़ा लेट उठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको यूं लग रहा है कि रात को जल्दी नींद आती है, रात को बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ और सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। और मैं तो ये कहता हूं कि जैसा हमारा ग्रामीण क्षेत्रों का माहौल होता है, रात के टाइम में एकांत मिलता है हमको। क्योंकि शहरी क्षेत्रों की बात अलग है, वहां पे बच्चों का स्टडी रूम अलग होता है और वहां पे पेरेंट्स का डिस्टरबेंस नहीं होता। हमारे पास वही हमारा स्टडी रूम है और वही हमारी बैठक है, वही लिविंग रूम है, जो भी है डाइनिंग रूम है, जो भी है, सारे वही रूम होते हैं और उसी में सबका आना जाना रहता है। इसलिए दिन में थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा होता है। तो आपको जैसा उचित लगे वैसा आप पढ़ें। अब जो है 6-7 मिनट की आपकी ये बातें हो गई। अब 6-7 मिनट के बाद जो है, अब हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग, जिसमें 2 प्रकार के बैंकों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो कमर्शियल बैंक आपके जो हैं, और दूसरा सेंट्रल बैंक। वाणिज्यिक बैंक, जिसको व्यापारिक बैंक भी कहते हैं, और ये वाला जो है वो केंद्रीय बैंक। इनका अध्ययन जो है वो हम करेंगे। वाणिज्यिक बैंक वो बैंक हैं जो लोगों की जमाएं स्वीकार करते हैं और जरूरत पड़ने पे लोन देते हैं। लोगों की जमाएं स्वीकार करते हैं और उनको जरूरत पड़ने पर लोन देते हैं। अब इसकी परिभाषा जो है वाणिज्यिक बैंक की या व्यापारिक बैंक की, वो क्या है वो देखेंगे। व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट, भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट की परिभाषा है। मैंने एक्टर लिख दिया क्या? एक्ट की परिभाषा है कि वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं। इसके अनुसार बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का काम करती है। बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो किसका कार्य करती है? बैंकिंग का काम करती है। बैंकिंग कंपनी वो कंपनी है जो
बैंकिंग का काम करता है। और बैंकिंग का अभिप्राय क्या है? ये बैंकिंग क्या है? बैंकिंग का अभिप्राय है उधार देना अथवा निवेश के उद्देश्य से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जनता का जो धन है, जनता की जो पूंजी है, उसको जमा करना, जनता से स्वीकार करना उसको, और जरूरत पड़ने पे या मांगने पर चेक के द्वारा या ड्राफ्ट के द्वारा या आदेश के द्वारा किसी भी प्रकार से जो है वो जनता को भुगतान करना। ये जो है भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट की डेफिनेशन है कि बैंकिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसका कार्य करती है बेटा? बैंकिंग का कार्य करती है। और बैंकिंग का अर्थ है उधार देना और निवेश के माध्यम से लोगों का जमा पूंजी को स्वीकार करना, और जमा पूंजी जो स्वीकार करें उसको मांगने पर चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से या आदेश के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से जनता को पैसा लौटाना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट। अब आते हैं वाणिज्यिक बैंकों के कार्य या व्यापारिक बैंकों के कार्य। इन कार्यों को हम तीन भागों में बांटेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे तीन भागों में। सबसे पहले इसके आते हैं मुख्य कार्य। कौन से कार्य आते हैं बेटा? मुख्य कार्य। और दूसरे जो कार्य आते हैं इसको गौण कार्य, सेकेंडरी कार्य या द्वितीय कार्य कहते हैं। गौण कार्य, द्वितीय कार्य, सहायक कार्य भी इनको कह देते हैं कई बार। और तीसरी प्रकार के जो काम है वो हैं इनके सामाजिक कार्य। कौन से कार्य हैं बेटा? सामाजिक कार्य। तीसरी प्रकार के जो कार्य हैं वो सामाजिक कार्य। अब जो है मुख्य कार्यों में दो ही चीजें आती हैं जो इसकी डेफिनेशन में आई, एक तो जमा करना और एक उधार देना। प्राथमिक कार्य इसके जो हैं या मुख्य कार्य जिनको हम कह रहे हैं, इनको प्राइमरी फंक्शंस भी कहते हैं। इनको दो ही काम आते हैं, मुख्य कार्य या प्राइमरी फंक्शन जिनको हम कहते हैं, उसमें दो काम मुख्यतः आते हैं। नंबर एक, जनता की जमाएं स्वीकार करना। हमारा जो पैसा है ना वो बैंक में जमा करने का काम करना। और नंबर दो, जरूरत पड़ने पर हमको उधार देना या लोन देना, ऋण देना, एक ही बात है। जमा स्वीकार करना और ऋण देना। अब जमाएं स्वीकार करना, किस तरह से जमाएं स्वीकार की जाती है? एक तो आपका जो है कौन कौन से खातों में जमाएं स्वीकार करते हैं। सबसे पहला जो खाता है ना आपका, आप लोगों का जो बैंकों में खाता होता है सामान्यतः, जिसको हम कहते हैं बचत बैंक खाता, सेविंग अकाउंट कहते हैं ना बेटा। सेविंग्स अकाउंट जो है वो आपके बैंक में खोला जाता है। इसके माध्यम से जो है वो आपका धन जो है वो जमा करता है। बचत को प्रोत्साहित, नाम से पता है बचत बैंक खाता है, बचत को प्रोत्साहित करता है। आपकी जो सेविंग्स हैं, आइडल सेविंग्स हैं, वो निष्क्रिय सेविंग्स हैं। निष्क्रिय सेविंग्स क्यों कहा जाता है इनको? निष्क्रिय सेविंग्स इसलिए कहा जाता है कि वो पैसा जो है और पैसा नहीं बना रहा है। वो आपके पास अगर 500 रुपए पड़े हैं तो 500 ही रहेंगे। आज से 5 साल बाद में भी, आज से 10 साल बाद में भी, आज से 20 साल बाद में भी वो 500 ही रहेंगे, बढ़ने वाले नहीं है। तो उन आइडियल आइडल सेविंग्स को जो है उनको एक्टिव बनाने के लिए हम बचत बैंक में जमा करवा देते हैं। और ये जो है इसकी एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित सीमा तक रुपया निकलवाया जा सकता है। और एक टाइम पीरियड भी होता है इसको कि आप जो है सप्ताह में इतने टाइम निकलवा सकते हैं, वो होता है। और इसमें थोड़ी बहुत दर से जो है ब्याज भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ब्याज भी दिया जाता है, जो बहुत कम दर से दिया जाता है। और निश्चित मात्रा से ज्यादा पैसा अगर आपको निकलवाना है उसमें से, तो बैंक को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है। यानी आप बहुत सारा पैसा इसमें से निकलवाएंगे तो बैंक भैया को कहेंगे, भैया जी मुझे जो है ना इतने लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे दीजिएगा। बैंक कहेगा हाँ जी भाई साहब, हाँ जी बहन जी, हम आपको जो है इतने टाइम में ये पैसा दे देंगे। ठीक है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की बात है तो वो आपको इजी वे में जो है वो उसी दिन सेम डे दे देंगे। लेकिन ज्यादा अगर आप करेंगे, बड़ा पैसा है, तो सोचना पड़ता है ना भाई।
इसलिए वो है बचत बैंक खाता। इसमें आपको पासबुक वासबुक जारी करता है, इसमें आपको चेकबुक जारी करता है, इसमें आपको एटीएम कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह जारी करते हैं, वो आप सबको पता है। दूसरे प्रकार के जो खाते हैं वो है आपके निश्चितकालीन या सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता टर्म डिपॉजिट कहते हैं बेटा इसको। कौन सा डिपॉजिट कहते हैं? टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। नाम सुना होगा, एफडी का नाम सुने हैं आप? शादी का नाम सुने हैं ना? दहेज की बहुत सुंदर प्रथा है हमारे, है कि नहीं है? सुगली विदाई के टाइम पे एक आदमी चिल्लाता है कि हमने दहेज में इतना दिया, बड़ी बड़ी बात करता है। ये पूंजीपति लोगों का चौंचले हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में आ चुके हैं। उसमें ये कहते हैं कि इतने लाख रुपए कैश और इतना रुपया बेटी का नाम करवा दिया, इतना बेटी की एफडी करवा दी। वो एफडी जो है वो सावधि जमा खाता है। सावधि जमा खाता निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करवाया जाता, फिक्स अवधि के लिए। जैसे एफडी करवाएंगे कि 200 दिन की, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की। और उसमें जो ब्याज होता है ना बेटा, वो ब्याज जो है वो आपके बचत बैंक खाते से ज्यादा होता है। बचत बैंक खाते से ज्यादा होता है। इसमें बीच में अगर आप पैसा निकलवाना चाहते हैं फिक्स टाइम से पहले, तो उसमें कुछ बैंक जो है वो कटौती कर लेता है। ये सावधि जमा खाता है आपका। ठीक है बेटा। उसमें आपको एक जो है वो लेटर जारी कर देता है जिसको हम एफडी कहते हैं। उसके ऊपर लिखा हुआ होता है इतने लाख रुपए की, है ना, जमा करवाने का तारीख इतना, मेच्योरिटी परिपक्वता की तारीख इतनी, और इस मेच्योरिटी की तारीख में आपको 5,02,000 रुपये या जो भी राशि है वो मिल जाएगी। आप उसी दिन जब पूरी हो जाएगी तब आप बैंक जाएंगे और कहेंगे भाई जी हमको दे दीजिएगा क्या, जो मेच्योरिटी राशि है वो। तीसरे प्रकार का जो खाता है वो चालू जमा खाता है। आप लोग अभी तक ये समझे होंगे बहुत सारे कि हम जो बचत बैंक खाता खुलवाते हैं वो चालू है। वो चालू नहीं है, वो सेविंग्स अकाउंट है। चालू जमा खाते को इंग्लिश में कहते हैं करंट अकाउंट। क्या कहते हैं बेटा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ज्यादातर व्यापारी लोग खुलवाते हैं। कौन खुलवाते हैं? व्यापारी लोग खुलवाते हैं। क्यों खुलवाते हैं? कि व्यापारी लोगों के पास बहुत सारा पैसा आता है, रोजाना पैसा आता है, और रोजाना पैसे को बार बार जमा करवाना पड़ता था। इसमें कोई लिमिट नहीं कि आप दिन में कितनी बार जमा करवाएं, कितनी बार निकलवाएं, है ना। और साधारणतः बैंक जो है इन खातों पे ब्याज जो है वो नहीं देता है, या देता है तो बहुत कम मात्रा में देता है। और न्यूनतम राशि से अगर कम राशि अगर आपके अकाउंट में होती है तो उस पर जो है कुछ चार्ज भी काट लेता है। यानी अलग अलग बैंक जो है अलग अलग न्यूनतम राशि निर्धारित कर देते हैं कि आपके खाते में इतना पैसा तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं हुआ तो देख लेंगे। क्या देख लेंगे? कि चार्ज काट लेंगे। तो ये आपका है चालू जमा खाता। और इस खाते में जो जमा राशि है वो बैंक की मांग देनदारी कहते हैं इसको। आपके इस खाते में जो जमा राशि है उसको जो है डिमांड लायबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डिमांड लायबिलिटीज, मांग देनदारी। मांग देनदारी। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें और है, अमेरिका में इस अकाउंट को चेकिंग अकाउंट कहा जाता है, या चेक अकाउंट भी कहा जाता है। चेक खाता। अमेरिका में इस खाते को चेकिंग अकाउंट या चेक खाता कहा जाता है। कौन से खाते को? एफडी वाले खाते को, सॉरी, चालू खाते को, करंट अकाउंट को। ठीक है बेटा। अब जो है और एक हो गया आरडी। नाम सुना होगा आपने, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, आवृत्ति जमा। आवृत्ति जमा सामान्यतः पोस्ट ऑफिस में आपको नाम सुना होगा, आरडी करवाते हैं। आरडी का मतलब
एक निश्चित समय पर धन की आवृत्ति करना, समान राशि की आवृत्ति करना। जैसे हमने करवा दी बेटी के नाम से 5 साल की आरडी करवा दी। 5 साल की आरडी का मतलब ये है कि 5 साल तक हर महीने हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जो है वो 2,000 रुपए जमा करवाएंगे। कितना रुपए जमा करवाएंगे? 2,000 रुपए जमा करवाएंगे। हर महीने करवाएंगे और फिक्स राशि करवाएंगे। हर महीने करवाएंगे और फिक्स राशि करवाएंगे। हो सकता है ये 12 महीने के लिए करवाएं, 24 महीने के लिए करवाएं, 36 महीने के लिए करवाएं, 60 महीने के लिए करवाएं, है ना, या इससे ज्यादा के लिए करवाएं। लेकिन इसमें आवृत्ति होती है फिक्स जमा राशि की, और इस पे भी बैंक जो है वो ब्याज प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बेटा? बैंक ब्याज प्रदान करता है। लेकिन ये जो धनराशि है आपके जैसे 60 महीने की कर दी तो इससे पहले नहीं निकलवाई जा सकती, और इसमें ब्याज जो है वो दूसरे खातों की बजाय थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अब जो है एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वगैरह जो है कुछ एक नए प्रकार के खाते और खोलते हैं, जिसको कहते हैं होम सेफ बचत खाता। होम सेफ बचत खाता क्या है? होम सेफ बचत खाता है आपको जो है बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इस तरह की सुविधा मैंने सुना है कि होम सेफ बचत खाते में जो है बैंक आपको एक गुल्लक देता है। क्या देता है बेटा? गुल्लक या सेफ या छोटी अलमारी जो है आपको दे देता है। आपके घर पे रखिएगा उसको, उसको घर पे रखिएगा, और घर पे रखने के बाद में आपके जितने भी बचत हैं वो उस गुल्लक में डालते रहिएगा। और एक निर्धारित समय के बाद जो है वो गुल्लक आप जो है बैंक में जाइए और वहां पे दे के आ जाइए। वो आपके अकाउंट में वो राशि जमा कर देंगे। मेन बात यह है इस गुल्लक की चाबी आपके पास नहीं होती। चाबी किसके पास होती है? बैंक के पास होती है बेटा। किसके पास होती है? बैंक के पास होती है। आप नहीं खोल सकते, आप तो इसमें केवल डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। तो आपको बैंक जाके जमा करवाना है। आजकल ये सुविधाएं भी हो गई कि बैंक का एजेंट आएगा आपके घर पे, एक निर्धारित समय अवधि में आएगा, 1 महीने में आएगा, वो 10 दिन में आता है, सप्ताह में आता है, 15 दिन में, वो एक निर्धारित पहले से डिसाइड कर लेते हैं कितने टाइम में आएगा, और आपके घर से जो है वो चाबी से खोल के यार आपके सामने वो पैसा लेके जाएगा और आपके अकाउंट में आपकी डायरी में एंट्री कर देगा, और जो है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देगा। इसमें ब्याज मिलता है लेकिन कम मात्रा में मिलता है। तो ये सारे जो है वो जमाएं स्वीकार करने के थोड़े बहुत आपके खाते हैं। अब बात आती है लोन देने की। दूसरा काम जो है इसका वो क्या है? ऋण देना। दूसरा काम है लोगों को रुपया उधार देना। अब बैंक के पास जो जमाएं होती है ना, उन जमाओं का कुछ प्रतिशत हिस्सा, कुछ प्रतिशत भाग बैंक अपने पास रखता है। बैंक अपने पास रखता है। कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं उसको, आगे बताऊंगा। नगद कोषानुपात, कुछ भाग अपने पास रखते हैं और बाकी को जो है वो किसके रूप में दे देते हैं? लोन के रूप में दे देते हैं। और लोन किस प्रकार के लोन देते हैं, कैसे लोन देते हैं, वो देखिएगा। जैसे एक बात करें हम नगद साख के रूप में, जिसको हम कहते हैं कैश क्रेडिट। किसान क्रेडिट कार्ड का नाम सुने हो बेटा? इसमें जो है आपका एक तरह से ये कह सकते हैं कि लोन अकाउंट खोल दिया जाता है। लोन अकाउंट खोल दिया जाता है और आपके लोन अकाउंट में एक निर्धारित धनराशि जो है वो जमा कर दी जाती है। आपको ये कह दिया जाए कि आपको 5 लाख रुपए तक का लोन जो है वो इशू हो गया कैश क्रेडिट में। जरूरी नहीं है कि आप उसमें से पूरा पैसा निकालें। लोन अकाउंट में से 5 लाख में से जितना आपने निकाला, मान लीजिए आपने 1 लाख निकाला, इस खाते का फायदा ये होता है कि 5 लाख रुपए आपके उस अकाउंट में जमा, आप 1 लाख रुपए निकालेंगे तो आपको ब्याज जो है वो 1 लाख रुपए का ही देना है। तो आप पैसे निकालते रहते हैं और समय के साथ जो है उसका ब्याज या मूलधन जैसा भी है वो वापस जमा करवाते रहते हैं। तो जितना निकालेंगे उतने समय का जो भी निर्धारित राशि से ब्याज है वो आपका जमा हो जाएगा। एक होता है ओवरड्राफ्ट, का नाम आपने सुना होगा। कुछ बैंक अपने ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं प्रदान करते हैं, विश्वसनीय ग्राहकों को देते हैं बेटा, जिनकी साख अच्छी है। विश्वसनीय ग्राहक बैंक तलाश करते हैं कि ये ग्राहक जो है इनके खाते में निर्धारित धनराशि से हमेशा रहती है, अच्छा पैसा रहता है, ये टाइम टू टाइम अपनी जो भी लोन वगैरह अगर है तो वो समय पे जमा करवाते हैं, इनके खाते में जो है धनराशि आती रहती है लगातार, कभी खाते में
किसी भी प्रकार का डिफॉल्टर साबित नहीं हुआ है, तो ऐसे विश्वसनीय ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट देते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि उसके खाते में जैसे 2,000 रुपए हैं, तो इनको 2,000 से ज्यादा धनराशि भी दे सकता है कि आपके खाते में 2,000 हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आप जो है ना 2,500 रुपए निकलवा सकते हैं, यानी जमा राशि से अधिक राशि निकलवाना, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, है ना। अब होता है डिमांड लोन्स। ये हमारे सारे जो पर्सनल लोन्स वगैरह हैं, ये क्या होते हैं? डिमांड लोन्स, मांग ऋण। कई प्रकार के ऋण होते हैं इसमें, जैसे आपको ये कह सकते हैं कि आपका पर्सनल लोन जिसको कहते हैं, व्यक्तिगत ऋण, आपके कार लोन्स वगैरह, व्हीकल लोन्स, दूसरा कोई भी प्रकार के लोन्स जो हैं, हाउस लोन वगैरह, ये सारे जो है वो आपके डिमांड लोन्स होते हैं। ये निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं, फिक्स रकम के रूप में आपको दिए जाते हैं, और वो वापस बैंक में जमा करवाने होते हैं। बैंक जो है इस पे ब्याज वसूल करता है, और ये जो है ना, ये सीधा सीधा कैश नहीं दिया जाता आपको, ये जो है आपके एक खाता और खुलवा लिया जाता है, जैसे कोई सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, उसमें जमा करवाया जाएगा, उसमें जमा करवाया जाएगा, वहां से आप निकाल सकते हैं। और जब से आपको ये इशू कर दिया, उसी दिन से आपका जो है वो इसके ऊपर ब्याज चालू हो जाता है, यानी ब्याज पूरी धनराशि का लगेगा। जैसे वो मैंने बताया था ना कैश क्रेडिट वाला, उसमें जितना पैसा निकाल रहे हैं उतना ही ब्याज लगेगा। लेकिन इसमें मान लीजिए आपको 20 लाख का लोन इशू कर दिया और 20 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में जमा कर दिए, तो अब जो है 20 लाख का ब्याज लगना शुरू हो गया। भले ही सेविंग में से आपने 1 लाख ही निकाले हो, 19 लाख नहीं निकाले हो, आपको पूरा धनराशि का ब्याज देना पड़ेगा। इसमें ये ऋण जो है आपकी व्यक्तिगत जमानत पे या वित्तीय परिसंपत्तियों या टिकाऊ वस्तुओं की जमानत पे दिए जाते हैं। यानी कई बार यूं कहते हैं कि आपको कार लोन दिया जाएगा, तो कार की आरसी जो है वो रख लेते हैं वो जमानत के तौर पे। कई बार धनराशि जो है उसमें आपका जमीन वगैरह जो है वो रख लेते हैं, कई बार मकान वगैरह रख लेते हैं, इस तरह का जो है लोन्स देते हैं। कुछ लोन होते हैं अल्पकालीन। अल्पकालीन लोन्स का मतलब जो थोड़े समय के लिए दिए जाते हैं, जो अल्पकाल के लिए दिए जाते हैं। और इसमें भी अल्पकाल वाले जो लोन है, जितनी धनराशि आप निकालेंगे उसी दिन से ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। कुछ होते हैं दीर्घकालीन ऋण, जिनकी अवधि 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल। हाउस लोन वगैरह दीर्घकाल में आते हैं, व्यक्तिगत ऋण अल्पकाल में आ जाते हैं। तो ये आपके दो मुख्य जो कार्य हैं वो आ गए। अब जो आता है क्रेडिट क्रिएशन की बात, बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया, क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण। साख निर्माण से पहले एक चीज, एक जरूरी चीज है वो और बता दो, इंपॉर्टेंट नोट, कि एक वित्तीय संस्था और बैंक में फर्क होता है। हालांकि बैंक खुद एक वित्तीय संस्था है, लेकिन अगर हम ये कहें कि एक वित्तीय संस्था और एक बैंक, क्या इनमें फर्क होता है? सारे बैंक जो है वो वित्तीय संस्था होते हैं, लेकिन सारी वित्तीय संस्था जो है बैंक नहीं होते हैं। वित्तीय संस्था और बैंक में फर्क इतना होता है कि बैंक दोनों काम करता है, जमा करने का काम भी करता है और लोन देने का काम भी करता है। लेकिन वित्तीय संस्थाएं हो सकता है इनमें से एक आध काम ना करें। जैसे ये कह सकते हैं कि एलआईसी वित्तीय संस्था है, एलआईसी वित्तीय संस्था है, आपकी धनराशि जमा तो कर रही है, आपको सिक्योरिटी दे तो रही है, लेकिन चेक द्वारा निकालेगी, चेक की राशि जो है उससे जमा नहीं कर रहा है आपको, या चेक से आप बीच में धनराशि जो है वो नहीं निकाल सकते। आपको उधार दे देती है, बीच में लोन्स दे देगी, लेकिन आप सोचें कि हम एलआईसी करवा रखी है और बीच में चेक लेके चले गए कि हमारी थोड़ी सी धनराशि हमको वापस दे दो, नहीं देगी, तो ये वित्तीय संस्था नहीं है। पोस्ट ऑफिस जो है वो भी वित्तीय संस्थाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जमाएं तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपको लोन्स नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी संस्थाएं जो केवल वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंकिंग नहीं है, तो इनको कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था इनको कहते हैं। इज इट क्लियर?
चलो क्रेडिट क्रिएशन की बात बाद में कर लूँ, मैं कुछ एक कामों को पूरा कर लेते हैं। साख सृजन की क्रिया को बाद में बता दूंगा। अब जो पहला मुख्य कार्य था आपके दो आ गए, जमाएं करना और ऋण देना। इसके जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं, द्वितीय कार्य या गौण कार्य या सहायक कार्य, वो कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला काम है एजेंसी सेवाएं देना, एजेंट के तौर पे काम करना। एजेंट समझे ना आप? एजेंट के तौर पर कार्य करना, समझ रहे हैं ना? एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट के रूप में कौन कौन से कार्य जो है वो बैंक करता है? पहला है विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान, यानी ये दूसरे बैंकों के चेक भी लेता है, ड्राफ्ट भी लेता है, किसी को किराए का भुगतान करना है वो भी ले लेता है, ब्याज भी ले लेता है, आपके जो टैक्स हैं उनका भुगतान कर देता है। बैंक का काम नहीं तो ये, मतलब आप टैक्स जो है बैंक को नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप कहां दे रहे हैं? इनकम टैक्स जमा करवा रहे हैं। कौन से विभाग में जाएगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा। लेकिन आप बैंक में जाके जमा करवा सकते हैं, और ये बैंक क्या करेगा? आपके टैक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा देगा। यानी बैंक ने क्या काम किया? एजेंसी सेवाओं का काम किया, एजेंट के तौर पे काम किया। बीमा की किस्तें भरनी है, बीमा कंपनी ने आपको बीमा कर दिया और किस्तें भरने के लिए आप कहां गए? बैंक के पास। कि बैंक भैया जी हमारी किस्तें जमा कर लीजिएगा। बैंक जमा कर लेता है और बीमा कंपनी के पास पहुंचा देता है। तो ये जो है अब आपको एजेंट के तौर पे काम हुआ। पहला काम आपका ये हुआ, विभिन्न मदों का एकत्रीकरण करना, कलेक्ट करना और उनका पेमेंट करना, भुगतान करना। दूसरा जो है एजेंट के तौर पे काम है प्रतिभूतियों की खरीद, प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। जो भी सिक्योरिटीज हैं उनकी खरीद और बिक्री। आपकी ओर से सिक्योरिटीज को खरीदेगा, ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के शेयर्स और स्टॉक्स की जानकारी है। आप शेयर्स खरीदना चाहें बैंक से संपर्क कर सकते हैं, आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेच सकते हैं। अब ये विभिन्न कंपनियों के शेयर्स हैं, बैंक के खुद के नहीं है, लेकिन बैंक आपको खरीदने और बेचने की जो है वो सुविधा देता है। कहने का मतलब वो जो है वो एजेंट के तौर पे काम करता है। आंधी आ गई, फिर भी हम लगे रहेंगे। अब जो है तीसरा इसका जो एजेंट के तौर पे काम है वो है आपके ट्रस्टी का काम करना या प्रबंधक का काम करना। ट्रस्टी या प्रबंधक का कार्य करना। अपने ग्राहकों के आदेश पर, अपने जो ग्राहक हैं उनके ऑर्डर पर आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो विल है, वो जो बैंक में रखता है, उसका ट्रस्टी हो जाता है, उसका मैनेजर जो हो जाता है, और बैंक वो काम करता है, उसके बदले में आपसे एक फीस वसूल करता है। लेकिन ये कैसा कार्य है? ये एजेंसी सेवाओं का कार्य है, एक एजेंट के तौर पे कार्य है। अगला जो कार्य है वो धन का हस्तांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजने हैं, एक खाते से दूसरे खाते में रुपए भेजने हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में रुपए भेजने हैं। तो वो काम जो है आपका ये बैंक करता है। तेज आंधी आ गई, आवाज तेज आएगी, 2 मिनट के लिए रुकता हूं। धन का हस्तांतरण, रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, और उसके बाद में और जो है हमारे विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय आपको करना है। डॉलर्स आपको चाहिए या डॉलर्स आपको बेचने हैं, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय आपको करना है, तो इन बैंकों के माध्यम से किया जा सकता है। ये एजेंसी सेवाओं में आता है, एजेंसी सर्विसेज के अंतर्गत आता है। आप समझ रहे हैं एजेंसी सर्विसेज को अच्छे से? संदर्भ पत्र, लेटर ऑफ रेफरेंस, यानी अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी देखना, अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी
दूसरे देशों में बैठे जितने भी व्यापारी हैं उनको देना, और दूसरे व्यापारियों की जो आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने ग्राहकों को देना, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? रेफरेंस लेटर के द्वारा, लेटर ऑफ रेफरेंस, इसके द्वारा जो है वो किया जाता है। और ये काम बैंकिंग एक एजेंट के तौर पे काम करता है। और नए शेयरों के जो अविकृत अंश हैं, नए शेयरों, बिना बिके हुए जो शेयर हैं, उनको खरीदने के लिए बैंक आश्वासन देते हैं। तो ये हो गए आपके एजेंट के तौर पे काम। सेकेंडरी काम में पहला जो काम था वो है आपका एजेंट के तौर पर काम, एजेंट के तौर पर कार्य। और इसका दूसरा है सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। सामान्य उपयोगिता की सेवाएं, कौन कौन सी उपयोगिता की सेवाएं आपको देता है बैंक? सामान्य उपयोगिता की सेवाओं में सबसे पहली बात देता है लॉकर की सुविधा देता है बेटा। किसकी सुविधा देता है? लॉकर की सुविधा देता है। विभिन्न बैंक लॉकर की सुविधा देते हैं, यानी धनराशि तो आप जमा करवा देते हैं, लेकिन आपके घर पे सोना चांदी या बहुत कीमती चीजें और पड़ी हैं, कीमती कागजात हैं आपके पास, और आपको रिस्क रहती है कि हम इसको जो है घर पे रखेंगे तो रिस्की है, तो आप बैंक जाएंगे, बैंक आपको वहां पे एक लॉकर प्रदान करेगा। लॉकर में दो चाबियां होंगी, एक चाबी आपके पास होगी, एक चाबी बैंक के पास होगी। दोनों चाबियां जब लगेंगी तब जो है वो आपका लॉकर खुलेगा, और तब जो है आप धनराशि जो है निकाल सकते हैं। तेज आंधी आ गई है, खिड़की बंद कर लूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गर्मी, आवाज आ रही होगी ना? हम्म। बाहर से गेट खुल गया, आप बज रहे हैं। तो लॉकर की सुविधा देता है, आपको चेकबुक इश्यू करता है, आपको एटीएम कार्ड इश्यू करता है, आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है। ये सामान्य उपयोगिता के कार्य हैं। या ट्रेवलिंग चेक, ट्रेवलर्स चेक आपको जारी करता है। ट्रेवलर्स चेक का मतलब होता है आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं, आपको ट्रेवलर्स चेक जारी कर दिया, आप जो है आराम से घूमे फिरें बिना टेंशन के, जो है वो पैसा आपको मिल जाएगा। वहां पे आप लेटर ऑफ क्रेडिट भी लेके जा सकते हैं, बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है, जिसको साख पत्र कहते हैं। हालांकि आजकल तो प्लास्टिक मनी का युग है, इसलिए इनकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। आपको क्रेडिट कार्ड बैंक दे देगा। क्या दे देगा? क्रेडिट कार्ड दे देगा, आराम से जाओ, खर्च करो, महीने बाद में भुगतान करो। आपको सारी प्रकार की वाणिज्यिक सूचनाएं जो है वो देता है, वाणिज्यिक सूचनाएं प्रदान करता है। और वस्तुओं के परिवहन में सहायता करता है, वस्तुओं के परिवहन में सहायता करता है। वस्तुओं के परिवहन का मतलब आपने जो है किसी व्यापारी से कुछ सामान मंगवाया और वो आपके एड्रेस पे आ गया, आपके घर आ गया, आपके वहां पे जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है आपके घर के आसपास। अब आप जाएंगे इसके पास, इसका जो भुगतान करना है वो किसको करना है? तो भुगतान करने के लिए जो है ये व्यापारी जो है अपने बैंक को बिल्टी भेजता है। बैंक को क्या भेजता है? एक पत्र भेजता है कि ये जो सामान ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास आया है, ये इस बंदे को देना, ये इसका नाम, ये पता जो है, और इससे इतनी धनराशि लेनी है। तो ये भाई साहब पहले बैंक जाएंगे और यहाँ से बिल्टी छुड़वा लेंगे, बिल्टी छुड़वा लेंगे, उसको धनराशि का अमाउंट इसको कर देंगे, और ये बिल्टी लेके यहाँ पे जाएंगे ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास। किसके पास जाएंगे? ये घर नहीं, ट्रांसपोर्ट कंपनी है। और इसको कहेंगे ये हमारी बिल्टी है और हमारा जो सामान वहां से आया दे दीजिएगा। ये भाई साहब इनको सामान दे देते हैं और लेके आके कहाँ ले आएंगे? अपने घर ले आएंगे। ये एजेंसी सेवाओं के अंतर्गत आता है। अब अगले जो कार्य आते हैं, आहा, आंधी के बाद बरसात, ये मजे वाली बात है। अच्छी खुशबू आ रही है बरसात की, हल्की हल्की बरसात आ रही है। सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य
ना रे किसी वर्ष आता हो, रुक गई। आर्थिक विकास और समाज कल्याण के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो पूंजी निर्माण का काम है। कौन सा कार्य है बेटा? पूंजी निर्माण का कार्य है। पूंजी निर्माण का कार्य का मतलब यह है कि आपकी जो निष्क्रिय जमाएं हैं, आपकी जो आइडल सेविंग्स हैं, उनको बैंक इकट्ठा करते हैं, उनको बैंक जमा करते हैं और उनको उत्पादक कार्यों में लगा देते हैं। कहां लगा देते हैं? उत्पादक कार्यों में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है? कैपिटल क्रिएशन का काम होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का काम होता है, पूंजी निर्माण का काम होता है। साथ ही साथ जब इनके पास पैसा आएगा तो नवाचार होंगे, नव प्रवर्तन होंगे, इनोवेशन होंगे, नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे। ये दूसरा काम है। तीसरा काम है ग्रामीण विकास में योगदान देना। क्या है? ग्रामीण विकास में योगदान देना। ग्रामीण विकास से संबंधित चाहे वो कृषि सुधार है, भूमि सुधार है, इस प्रकार के सारे काम जो है वो बैंक करता है। ग्रामीण विकास के काम है। बाजार मांग में वृद्धि हो जाती है इससे, बाजार मांग में वृद्धि करता है ना। और मौद्रिक नीति को लागू करने का काम जो है उसमें भी आरबीआई की सहायता करता है। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है। मौद्रिक नीति को लागू करने की जिम्मेदारी हालांकि हमारे केंद्रीय बैंक आरबीआई की होती है, लेकिन उसके लिए इसके बिना वो काम अधूरा है। और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी जो है बैंकिंग अपना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब साख निर्माण का काम जो है ना आज नहीं कर पाएंगे, आज बस इतना ही छोटा सा, है ना। कल थोड़ा सा लंबा एक वीडियो बनाएंगे। कल वाला 1.5 घंटे का आप झेल नहीं पाए होंगे, आज हम थोड़ा छोटा पढ़ेंगे। बाय।